So, good evening, all of you. So, today we are going to discuss that Pradhan Mantri Awas Yojana, Urban Cyber Security Shield for India initiative, empowering panchayats, gram, manchitra and application. चंद्रयान मिशन propulsion मॉड्यूल ये भी अर्थ पर वापस आ रहा है और ग्राम पंचायत ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन हाँ ये दो बार ही आ गया देन उसके बाद कपिली फॉल्ट जोन उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस एट पशुपतिनाथ टेम्पल उसके बाद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा एंड देन उसके बाद एक न्यूज जो यहाँ कवर नहीं हुई है नीचे दैट इज इटली दैट इज इटली हैज टेकन बैक फ्रॉम बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो चाइना का प्रोग्राम था तो इटली का चाइना की जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव उससे पीछे हटना वो लास्ट न्यूज़ है यहाँ पे कवर नहीं हुई है जिसका मतलब हम लोग आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अराउंड 10 न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे आज अभी भी सारी नहीं है न्यूज़ ज़्यादा थी और 2 दिन हम लोग बीच में क्लास नहीं कर सके तो अभी हम लोग आज उसको कवर करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन देखो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अभी ये जो अर्बन प्लान है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्लान तो शहरों के लिए ही है और it is the latest directive and the central government has urged states to union territories to prominently showcase the official emblem of union urban housing initiative by prime minister in all residential structures constructed under the program so this is the logo उन्होंने कहा है कि जितने भी घर बने हैं उन सब के ऊपर नया लोगो होना चाहिए जो भी घर आप बना के दे रहे हैं तो दैट इज द न्यू लोगो प्रधानमंत्री आवास योजना अबाउट द इनिशिएटिव उसके पीछे लॉजिक जो भी है पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट का प्लान जो है उसकी जो शो ऑफ है वो भी हो सकता है कि लोगों को पता चले कि सरकार काम कर रही है एज वी हैव डिस्कस्ड के अपने मेंस के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी ने इंडिया में एक नई कन्वेंशन शुरू की थी जिसमें लोगों ने सरकार की क्रिटिसिज्म शुरू किया एंड टिल वी नो दैट के लोग द पीपल इन इंडिया दे ऑलवेज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट है ना उनको पॉलिसी समझ आए या नहीं आए बट उनको गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करना है गवर्नमेंट चाहे जितनी मर्जी अच्छी पॉलिसीज बना ले तो इस करके गवर्नमेंट के प्रोग्राम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो प्रोग्राम तो शोन बी देयर कि दैट लोगो इज देयर एंड दैट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वी हैव सीन कि पंजाब गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाले फंड को है ना अब उसमें अपने में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर इन्होंने उसमें मेंशन किया कि दैट दिस इज स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट उसमें मोहल्ला क्लिनिक टाइप चीज़ें भी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाले 1800 करोड़ रुपए जो हेल्थ सेक्टर में लिए मिलने थे उन्होंने रोक दिया है उनका पहले ये है कि मोहल्ला क्लिनिक चेंज करो उसका जो नाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान है उसी को आप इम्प्लीमेंट कराओ तो अभी देखो उसमें क्या होता है टसल है दोनों के बीच में तो अभी यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो हमारा एम्बलम है वो हर कंस्ट्रक्शन जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे होना चाहिए अब अर्बन स्कीम के अंदर क्या है इस तरह के मल्टी स्टोरी हाउसेस भी हैं घर का साइज छोटा है मल्टी स्टोरी है नॉर्मली ये अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें 3 4 कैटेगरीज में घर बना के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दे रही है अब अबाउट द इनिशिएटिव पीएम पीएमएवाई यू आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन and commenced in 2015 supervising ministry of the housing and urban affair ministry of housing and urban affair इस मामले को देखती है ऑब्जेक्टिव क्या है टू डिलीवर ड्यूरेबल होम्स टू ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज इन अर्बन एरियाज नेशन वाइड थ्रू आउट द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल नोडल एजेंसीज और रिसेंटली हमको ये भी सुनने को मिला था कि जो मुंबई का सबसे बड़ा जो स्लम है धारावी वहां पर भी गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करेगी उनको स्लम्स को वहां से हटा देगी धीरे धीरे करके
तो कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल एंड नोडल एजेंसी से शुरू करेगी। एलिजिबल बेनिफिशियरीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, लो इनकम ग्रुप एलआईजी एंड मिडिल इनकम ग्रुप इंक्लूडिंग सम स्लम डिवेलपर्स। तो एमआईजी, एलआईजी ये दो तरह के फ्लैट की कैटेगरी होती है, अल्टीमेटली फ्लैट होते हैं। तो एलआईजी फ्लैट या फिर एमआईजी फ्लैट्स या फिर हाउसेस जो भी समझ लो आप, एमआईजी ग्रुप इंक्लूडिंग स्लम डिवेलपर्स, जो झुग्गी झोंपड़ी में जो रहते हैं उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट छोटे छोटे घर बना के देती है, जो भी उनका साइज जो भी हो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। कवरेज क्या है? इनकम पासेस द एंटायर अर्बन लैंडस्केप ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग ऑल ऑफिशियल डेजिग्नेटेड टाउन्स एज पर 2011 सेंसस एंड सब्सिक्वेंटली नोटिफाइड टाउन्स इंक्लूडिंग नोटिफाइड प्लानिंग डेवलपमेंट एरियाज। तो हर किस्म के शहर और कस्बों को इसमें कवर करेंगे, छोटे या बड़े शहर सब। तो अंडरलाइंग इनिशिएटिव अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ARHCs टू माइग्रेंट वर्कर्स अर्बन पुअर, a sub scheme within the urban housing initiative to enhance the living conditions of urban migrants poor in the industrial sector and non-formal urban economic, offering access to the affordable rental housing in proximity of their workplace। तो अल्टीमेटली अफोर्डेबल रेंटिंग 100-200 रुपये 300 रुपये में ऐसे सरकार घर बना के देती है। हालाँकि जो जो यहाँ पर भी हम लोगों ने लुधियाना में भी देखा है कि एक संजय गांधी कॉलोनी टाइप की कॉलोनी बनाएगी। पहले बहुत बड़ा स्लम हुआ करता था वहाँ पे, और सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर उन लोगों को घर बना के दे दिए, 35 गज का घर या 40 गज का घर बना के दे दिए। और सरकार ने कहा कि हम आपको घर बना के दे रहे हैं, हम आपसे एक मिनिमलिस्टिक अमाउंट जो है वो आपसे चार्ज करेंगे। 200-300 रुपया मंथ का ऐसा कुछ होता है, बहुत थोड़ी अमाउंट होती है, हम आपसे मंथली चार्ज करेंगे। पर कुछ लोग जब कब्जा हो जाता है, सरकार से पोजीशन ले लेते हैं, देन दे स्टॉप गिविंग दैट अमाउंट। तो ऊपर वो होता है ऐसा ही, स्कीम ऐसे ही शुरू होती है कि आपसे हम लोग थोड़े बहुत पैसे चार्ज करेंगे। वो लोकल फैसिलिटीज़ के लिए हैं, बाथरूम्स वगैरह हैं, बहुत अरेंज्ड होता है, बट स्लम से बहुत बेटर होता है। तो पहले से भी सरकारें करती आ रही हैं, ये नहीं कि यही सरकार करी, पहले से भी सरकारें करती आ रही हैं। तो CLWS आवास पोर्टल, तो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड ऑल स्टेक होल्डर्स इन अ रियल टाइम एनवायरनमेंट। द पोर्टल स्ट्रीमलाइंस the application process and enables beneficiaries to track subsidy status, the CLSS tracker। हाँ, ठीक है। CLSS ट्रैकर, तो यहाँ पर अगले पेज के ऊपर दिया हुआ है, प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू सेंट्रल लिंक्ड सब्सिडी, CLSS सेंट्रल लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। और ISSR इसके अंदर आता है, स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ द सम डिवेलपर्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स यूजिंग लैंड इन द सोर्सेज। देन उसके बाद AHP अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, उसके बाद BLC सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरीज लेड इनिशिएटिव हाउसेस कंस्ट्रक्शन एनहेंसमेंट। सो यहाँ पर ये कैटेगरीज इनकी दी हुई हैं, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट ISSR एंड क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS। तो अभी हम लोग बात करें CLAP, यस CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। तो CLSS award portal, CLAP the unified platform integrated to all stakeholders in a real time environment। The portal streamlines the application process of enable beneficiaries to track subsidy status। The CLSS tracker is also incorporated with the PMLU mobile application उमंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, या CLSS के अंदर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेक होल्डर्स को एनवायरमेंट, द पोर्टल स्ट्रीमलाइंस द एप्लीकेशन प्रोसेस इनेबल बेनिफिशियरी टू ट्रैक सब्सिडी स्टेटस, कि उनको सब्सिडाइज रेटों के ऊपर घर मिलेंगे। तो यहाँ पर इसमें मेंशन्ड है, assistance to eligible beneficiaries of LIG and MIG on the home loans from banks। तो बैंक से होम लोन में इनको सस्ते रेट के ऊपर होम लोन मिलेगा ताकि अपने घर में रह सकें। डिमांड साइड इंटरवेंशन है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बेनिफिशियरीज अप टू रुपीज 2.67 लाख थ्रू द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 3.3 टू 6.5 के आसपास इनको सब्सिडी मिलेगी। जो भी घर ये लेंगे 7% अगर रेट है तो 3 से लेके 6% तक की इनको सब्सिडी मिल सकती है घर लेने के लिए। अराउंड 23.9 लाख बेनिफिशियरीज हाउस होल्ड, तो 23-24 लाख रुपए इसके अंदर आएंगे। अंगीकार, अ कैंपेन टू चेंज मैनेजमेंट एम्फेसाइज द अडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ अर्बन हाउसिंग इनिशिएटिव बेनिफिशियरीज। Technology submission TSM facility the adoption of the modern, innovative and eco-friendly technologies in construction material for efficient and quality house construction। तो जो भी घर बना के देंगे, पहली बात ये है कि उनमें घरों की कई सारी कैटेगरीज हैं, पर कुल मिला के ये कि
हैबिटेबल कंडीशंस के अंदर इंसानों को रखा जाएगा, उसमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, उसमें लाइट का भी ध्यान रखेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस इंडिया में क्या है? एम्स टू आइडेंटिफाई द मेन स्ट्रीम एंड वैरायटी ऑफ इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दैट आर सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड डिजास्टर रेजिलिएंट फॉर द हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो पक्के घर बना के देंगे जो जल्दी गिरे नहीं, और उसके साथ साथ बाढ़ वगैरह भी नहीं आए, तो अर्थक्वेक से घर नहीं गिरे। तो गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर जो ये काम कर रही है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी, और वर्ल्ड के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं घर बनाने के लिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल हाउसिंग कैसे डेवलप की जाएगी, उसमें पूछा जा रहा है, और उसी के तहत ही नए घर बना के दे रहे हैं। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन क्या है? दिसंबर 2024 ऑल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट सीएलएसएस। तो सभी को, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 2024 तक हम कोशिश करेंगे, ज़्यादातर बड़ी जनता जो है लगभग 75 लाख लोगों को घर बना के देने थे, और बहुत हद तक बहुत लोग कब इसके अंदर कवर हो चुके हैं। लुधियाना में भी ऐसा स्कीम था, अटल हाउसिंग स्कीम के नाम से उन्होंने स्कीम शुरू की थी। तो यहाँ पे अटल अपार्टमेंट्स है शायद कहीं पर पखवाड़ रोड के अंदर लुधियाना में। तो वहाँ पर भी यही था, जो पुअर्स हैं या फिर लोअर इनकम ग्रुप या मिडल इनकम ग्रुप के लोगों को फ्लैट बना के दें, तो ऑब्वियसली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होंगी ये। द इनिशिएटिव बाकी डिपेंड करता है, स्लम एरियाज़ के अंदर जो घर बना के देते हैं साइज़ छोटा होता है, केवल सिंगल स्टोरी ही होता है ज़्यादातर केसेज़ में। वो एक एक ही स्टोरी होती है, उसके अंदर मल्टी स्टोरी नहीं होते। पर जहाँ पे मल्टी स्टोरी होते हैं, घर का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, तो एलआईजी, एमआईजी होते हैं। इसके अलावा सरकार उनको सब्सिडाइज़ रेटों के ऊपर घर बना के देती है। और पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि सरकार बहुत सस्ते रेट के ऊपर या बहुत कम किराया, ₹100-200 किराए के ऊपर घर बना के देती है। वो भी सरकार को मिलता नहीं, कभी मिलता नहीं है वो, बना के देती ज़रूर है। Significance: the initiative promotes women empowerment to ensuring the ownership of the houses in the name of the female member of the joint link. Priority is given to differently abled individuals, senior citizen, SC, ST, OBC minorities, single women, transgender individuals and other weak and vulnerable segments of the society. तो इन सबको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी. All residents under the urban housing initiative has essential amenities including toilet, water supply, electricity and kitchen. सबके लिए essential होगा. तो इनके अंदर सब घरों के अंदर ये बेसिक वैरायटी ज़रूर मिलेंगी। सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बेटा एक बार इसको जाके देख लेना। तो इसमें सारी कैटेगरीज़ दी हुई हैं, किस कैटेगरी के अंदर क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी शील्ड फॉर इंडिया इनिशिएटिव, और ये क्वेश्चन जो है प्रीलिम के लिए फैक्चुअल क्वेश्चन ही बन सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव स्पीयरहेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी कहते हैं इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स अप अ पायनियर वेंचर टू bolster the cyber security framework in the country in line with the Government Digital India Vision. The recent 40th Chief Information Security Officer deep dive training program organized by the National E-Governance Division marked another milestone in the initiative. A key aspect क्या है इसके? Objective and origin. Launched by the mission to raise awareness about cyber crime and enhance the capabilities of chief information security officers and frontline IT personnel across all the government departments. Recent years में what we have seen कि जो साइबर अटैक्स हैं गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट्स के ऊपर प्लस इंडिविजुअल्स के ऊपर पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ गए हैं। और उसमें जो आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाना, क्योंकि मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और जैसे-जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का राइज़ होगा, तो वी विल सी कि इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके साथ-साथ आएँगी। हुँ। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती हैं, और जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है उसके जितने पॉज़िटिव पॉइंट हैं उसके साथ-साथ नेगेटिव भी हैं। और जैसे-जैसे लोगों की कंप्यूटर्स पर, मोबाइल पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और जैसे इंडिया में हम लोगों को पेमेंट देने के लिए वो एक स्कैन वाला लगा होता है, उसमें हम लोग स्कैन करके देते हैं। इट इज़ ऑल डन बाय द मोबाइल फ़ोन। तो इसका मतलब मोबाइल फ़ोन के ऊपर या इंटरनेट सिक्योरिटी जो है बहुत रिक्वायर्ड है, उसी के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। तो across all government departments, Cisco and the frontline IT personnel across all government departments, an endeavor to fortify India's cybersecurity system through a collaboration between government and national e-governance division and various industry partners, including major IT companies like Intel and Microsoft. तो बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज के साथ मिलके हम लोग इस प्लान को ऊपर काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी शील्ड के तहत। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, तो सरकारी कंपनियां भी हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं इसके अंदर। ऑपरेशन फ्रेमवर्क क्या होगा? गवर्न्ड बाय 3 कोर प्रिंसिपल्स: एजुकेट, अवेयरनेस एंड इनेबलमेंट। फीचर्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम एम्फसाइजिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अल्टीमेटली लोगों को अवेयर करना है और अपने अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग रखने हैं ताकि कोई सिस्टम को पेनिट्रेट ना कर सके, इंक्लूडिंग वर्कमैनशिप ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस एंड द इनेबलमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द साइबर सिक्योरिटी हेल्थ टूल किट एंड मैनेजिंग द
mitigation cyber threat, conduct a nationwide training program attended by CO, CISO, and technical official of the central state government, PSB, UTs, PSUs, and the defense entities. Deep dive training program क्या है? Specifically designed to educate and empower CISO for the comprehending cyber attacks and providing exposure to the latest technology for safeguarding ई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुल मिला के सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाना है और लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आनी है कि आपको साइबर फ्रॉड से बच सको। Focus on delivering a comprehensive understanding of legal provisions, enabling the CISO to formulate cybersecurity policies and developing the robust cyber crisis management plans. The Cybersecurity Shield for India initiative reflects a concerned office efforts to build a resilient and secure digital landscape, aligning with the broader goals to advancing the nation's digital infrastructure. तो कंट्री के नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ कंपनीज प्लस प्राइवेट कंपनीज ने मिलके इस प्रोग्राम को डेवलप किया है और बड़े लेवल के ऊपर साइबर सिक्योरिटी इंडिया को प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद इसरो स्ट्रम्प चंद्रयान मिशन प्रोपल्शन मॉड्यूल टेस्टिंग। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है या जब भी इस तरह से चंद्रयान मिशन लॉन्च होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप सब लोगों को याद होगा कि हाँ जी नीतू, गुड इवनिंग बेटा। श्रेष्ठ गुड इवनिंग। सूक्ष्म गुड इवनिंग बेटा। एज वी हैव डिस्कस्ड के हाँ, और हम लोगों ने जब ये जो सेक्शन किया था तब आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि अर्थ अगर सेंटर में है तो सैटेलाइट जब लॉन्च करेंगे तो दूर होते होते फिर फॉर एग्जांपल ये मून है तो मून के ऑर्बिट में एंटर करेगा, अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा। यहाँ से ये दूर होता जाएगा। अगर हम लोग इसको ठीक से बनाएं तो ये बीच में अगर अर्थ है तो अर्थ से जब इसको लॉन्च करेंगे तो ये दूर और दूर और दूर और दूर होता जाएगा, फिर धीरे धीरे मून के ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर भी हम यही शो करें कि ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, अब प्रोपल्शन, व्हाट इज प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसको चंद्रयान को लॉन्च करने में जिससे हेल्प हुई थी, तो इसने मून के ऑर्बिट में जाके जो हमारा जो मून मिशन था उसके अंदर जो लैंडर और रोवर थे उससे सेपरेट हो गए थे प्रोपल्शन सिस्टम से। तो प्रोपल्शन सिस्टम उस टाइम पर मून के ऑर्बिट में घूम रहा था। अब प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर क्योंकि मून के ऑर्बिट में घूम रहा था, उसमें अराउंड 150 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ था। तो उन्होंने उस 150 किलोग्राम फ्यूल को, अब ये मून है, अगर हम लोग इसको मून मान लेते हैं, तो इसने मून के ऑर्बिट में घूम रहा था। अब क्या किया कि उसको वहां से बूस्ट दिया क्योंकि उसके अंदर फ्यूल बचा हुआ था। अब मून के ऑर्बिट से अब वो अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर रहा है, तो दिस इज अर्थ। तो यहां से निकल के फिर इधर आ जाएगा, फिर अर्थ के ऑर्बिट में पहले बड़ा चक्कर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा होते होते वो अर्थ तक उस प्रोपल्शन सिस्टम को उतार के नीचे ले आएंगे। अगर ये नीचे आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अपनी तरफ से तो वो डेडी था, उनको पता नहीं था कितना फ्यूल बच जाएगा, पर जब देखा कि फ्यूल खासा बचा हुआ है तो देन दे रियलाइज्ड कि इसको हम लोग अर्थ के ऊपर वापस लेके आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम के अंदर ये अगले चंद्रयान मिशन में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हो सकता है इसको बार-बार यूज़ करें, है ना? तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी। तो propulsion सिस्टम, दिस इज़ द propulsion सिस्टम, इसको भी लेके वापस आ रहे हैं। लैंडर और रोवर इससे अलग हो गए थे। अब ये propulsion सिस्टम जो सिर्फ अभी मून के ऑर्बिट पे चक्कर काट रहा था, अभी तक जो सिर्फ मून के ऑर्बिट पे चक्कर काट रहा था, यहाँ पर इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। तो निकलते-निकलते ये प्रोपल्शन सिस्टम है, तो मून से निकल के अब ये अर्थ के जो ऑर्बिट है, उसके चक्कर इसने काटने शुरू कर दिए। धीरे-धीरे करके उसको छोटा करते जाएँगे, जैसे उसको छोटा करते जाएँगे, वैसे-वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो दूर होगा तो चक्कर लंबा काटेगा। हम लोगों ने जब डायग्राम एक बार डिस्कस किया था, जब बॉल बाँध के आपको दिखाया था,
तो उसके थ्रू धीरे-धीरे करके उसके चक्कर तेज़ हो जाएँगे और वो अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा तो उसको अर्थ के ऊपर वापस ले आएँगे, प्रोपल्शन सिस्टम को। तो अभी ये टेक्नोलॉजी अपने आप में इसरो के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। वर्ल्ड की जितनी एजेंसीज़ हैं उनमें ये काम करने वाली बहुत रेयर हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया है और अर्थ जो मुझे लगता है कि इसरो इसमें शायद फर्स्ट है। दे आर टेकिंग बैक देयर propulsion system to Earth. तो exceptional performance unveiled the propulsion module. So in a noteworthy achievement, ISRO marked as pivotal movement in the Chandrayaan mission with the successful testing of the propulsion module in Earth's orbit. तुमने डिस्कस किया कि मून के ऑर्बिट से तो पहले मून के ऑर्बिट में बड़ा चक्कर, फिर चक्कर छोटे 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 होते होते मून के ऑर्बिट में तेज चक्कर काटने शुरू कर देगा, फिर उसको धीरे धीरे अब उससे बड़ा चक्कर, उससे बड़ा चक्कर, उससे बड़ा चक्कर, जब वहां से निकल के फिर वो अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करेगा तो पहले बड़ा चक्कर काटेगा, फिर धीरे 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 चक्कर छोटे होते जाएंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को बार-बार ऑन करना होगा, ऑफ करना होगा, ऑन करना होगा और ऑफ करना होगा। इसकी ट्रैजेक्टरी को बार-बार चेंज करना होगा, उसके बाद ये अर्थ तक इसको ले आएँगे, इसको उतार लेंगे। Propulsion module is a critical element in the Chandrayaan mission, exhibit remarkable performance during the testing, underscoring the dedication and expertise of ISRO scientists and engineers. Reliability and functionality validity. तो रिगोरस टेस्टिंग मैं आपको इसके डिटेल में नहीं करा रहा क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसको। ठीक है, रिगोरस टेस्टिंग इन अर्थ ऑर्बिट सब्सटेंसिटीज sorry substantize the reliability and functionality of the propulsion module, a crucial advancement in India's lunar exploration endeavors. Global recognition of the Chandrayaan mission. The ambitious Chandrayaan mission centered on the lunar surface, exploring the scientific experiments captures global attention, showcasing India's prowess in the space exploration. अल्टीमेटली चंद्रयान मिशन लॉन्च हो जाने के बाद इंडिया की रिकॉग्निशन, इंडिया की जो जो स्टेटस है वर्ल्ड लेवल के ऊपर कंपैरेटिवली राइज हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने जो G20 किया, उसके बाद हम लोगों ने जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया, इन सबको करने से ना कंट्री की रेपुटेशन बढ़ती है और उससे सबसे बड़ा रोल जो है इसरो की अब वैल्यू क्योंकि बढ़ेगी। अब इसरो सिर्फ अपने लिए मिशन लॉन्च नहीं करता है, इसरो वर्ल्ड के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है और दुनिया में सबसे सस्ती सैटेलाइट लॉन्चिंग जो हो इसरो करता है। तो ऐसे वर्ल्ड में आने वाली जितनी मैगजीन्स हैं अलग हर कंट्री को अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है और क्योंकि उनको सैटेलाइट लॉन्च कराना है इस करके इसरो उनको अपनी व्हीकल देता है जिससे उनके सैटेलाइट लॉन्च होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसकी कॉस्ट अगर धीरे-धीरे अब इसरो की जो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी बढ़ेगी। अब रिलायबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि इसरो के पास सैटेलाइट लॉन्च कराने वाली कंट्री ज़्यादा आएँगी, ज़्यादा सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर सकता है और इससे इसरो की इनकम भी बढ़ेगी। जब इसरो की इनकम बढ़ेगी तो ली इसरो जो है वो लार्ज एक्सप्लोरेशंस के ऊपर बड़े एक्सप्लोरेशन के भी जाएगा। तो उसी के अंदर अभी तो लूनर पे मतलब उन्होंने ये वाला चंद्रयान किया है। अब पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम के अंदर मंगलयान 2, मंगलयान 3, 4, 5 उसके बाद फिर हो सकता है शनियान या इस टाइप का सब कुछ हम लोग इसरो करेगा तो उससे इसरो की इनकम बढ़ेगी और एक सेंस में बाहर से पैसा इंडिया की तरफ आएगा और उससे इंडिया की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। इंडिया में इसरो के पास भी फंड बढ़ेंगे तो इसरो की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी धीरे-धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ही फंड करती है, तो इसरो की इनकम बढ़ाना मेन इसमें टारगेट है, उससे साथ-साथ इंडिया की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। अब जैसे अभी तक ना इंग्लैंड जैसी कंट्री इस तरह के मिशन नहीं कर सकी है एंड व्हेन इंडिया डिड तो उनको दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग इंडिया, है ना? कि हमसे फंड भी ले रहे हैं और अपने बड़े-बड़े मिशन भी लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके बाद द एम्बिशियस चंद्रयान मिशन सेंटर्ड ऑन द लूनर सरफेस एक्सप्लोरिंग द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैप्चरिंग ग्लोबल अटेंशन showcasing India's prowess in the space exploration, promising sign of the overall mission success. The flawless performance of the propulsion module emerges as a promising indicator for the overall success of the Chandrayaan mission, highlighting ISRO's meticulous planning and technological capabilities. इसको मैंने डिस्कस किया कि मिशन चंद्रयान से इसरो की रिलायबिलिटी बढ़ी है। India's lunar exploration eminence, ISRO's accomplishment position. India is a leader in the lunar exploration, elevating the country's status in the global space community. Crucial milestone of the Chandrayaan's advancement. The successful testing of propulsion module represent a pivotal milestone propelling the Chandrayaan mission forward, unraveling the mysteries of the moon. तो हम लोगों ने बहुत सारी मून की मिस्ट्रीज हैं उसको सॉल्व किया है। उसी के साथ साथ इंडिया ने नासा ने
इसरो के साथ मिलके या इसरो ने नासा के साथ मिलके आज से कुछ साल पहले मून के ऊपर ये प्रूव किया था कि मून के ऊपर भी द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ देयर ओवर द मून। सो इसका मतलब इसरो की नई रिसर्च जितनी भी इससे पहले नासा ने किया था उनको नहीं मिला था। तो जब उन्होंने इंडिया के साथ मिशन किया तो उनको मिला। उसके बाद इंडिया ने रिसेंटली जो उसको साउथ पोल के आस-पास इसको लॉन्च किया, वो भी इंडिया की अपनी एक अपनी एक अचीवमेंट है। और contributing to the global scientific knowledge, ISRO's achievement contribute valuable insight in the global scientific community, showcasing India's commitment to advancing scientific knowledge in space exploration. Enhance reputation of ISRO, successful testing further enhance ISRO's reputation for delivering precise and reliable space mission, demonstrating the agency adaptedness in the navigating the complexities of स्पेस एक्सप्लोरेशन। और उसी के साथ साथ बहुत एसेंशियल है, हम लोगों ने मिशन जब मंगल लॉन्च किया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंडिया मंगल पर पहुंच गया था, है ना? वो भी अपने लिए अचीवमेंट थी। और ध्यान रखना, हम लोग मंगल पे पहुंच के हमने कुछ काम नहीं किया, वहां पर हमारा जो और जो हमारा जो मिशन था, जो सैटेलाइट था, वो मून के ऑर्बिट के चक्कर काट रहा है, वहां से फोटो लेके अर्थ के ऊपर वापस भेज रहा था। यही काम था उसका। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया का जो आदित्य लॉन्च किया हम लोगों ने, मिशन आदित्य, उसमें हम लोगों ने सन की कुछ फोटो जो हैं उसको अर्थ के ऊपर वो भेज रहा है, तो अपने लिए ये भी एक अचीवमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इससे इंडिया की रेपुटेशन जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो इंक्रीज हो रही है। अगर वर्ल्ड लेवल पर रेपुटेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इनकम भी बढ़ेगी, उससे एफडीआई भी आएगा। अल्टीमेट गवर्नमेंट का टारगेट इनकम सोर्सेज जनरेट करना है, एंड दिस इज वन ऑफ द important income source. What is that? The rise of ISRO and the development of ISRO and the achievement of ISRO and successful mission launch जो ISRO जो भी कर रहा है, that is all the achievement of ISRO। उसके साथ साथ कंट्री की भी रेपुटेशन इंक्रीज हो रही है। Then growing anticipation of Chandrayaan progress. As Chandrayaan advances, the anticipation and excitement surrounding the mission continues to swell, reinforcing India's pivotal role in the international space arena. Commitment to advancing scientific frontiers. ISRO unwavering commitment to pushing the boundaries of space exploration is evident, emphasizing India's dedication to advancing scientific knowledge and global scale. Propulsion module Trump seat set to the stage. The success of propulsion module in Earth's orbit lays the foundation of the upcoming phase of lunar exploration, promising a future replete with the scientific discoveries, technologies, milestone. उसके बाद ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, दैट इज ये प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा इसका आपके लिए। और मेंस के लिए वहां पर प्रोपल्शन सिस्टम मॉड्यूल, उसकी रिकवरी, वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो वहां पर जब आप मेंस में वो बहुत काम करेगा प्रोपल्शन सिस्टम का, और रिकवरी उसकी प्रोपल्शन सिस्टम की रिकवरी। और उसके बाद ये वाला ग्रोइंग ग्राम पंचायत थ्रू ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन। देखना बेटा, ध्यान रखना, पंचायत एक ऐसा टॉपिक है वो प्रीलिम में, मेंस में, या आपके एसए में या इंटरव्यू में आपसे कंफर्म पूछेंगे। तो इसका क्या पंचायत का रोल क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट एनजीओ को ड्रोन दे रही है। और कल परसों जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था तो मैं रेडियो चल रहा था गाड़ी में, तो मैंने उसमें सुना कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर रही है कि अब ड्रोन से एग्रीकल्चर करो, ड्रोन से फर्टिलाइजर छिड़को। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने जो विमेन जो ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको ड्रोन्स अवेलेबल कराए हैं। तो वो भी पंचायतों के एम्पावरमेंट का एक तरीका है। और यहाँ पर क्या है कि पंचायत को अब नाउ द एम्पावरिंग ग्राम पंचायत थ्रू मानचित्र एप्लीकेशन। द रिसेंट अपडेट इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ पंचायत राज शेयर इनसाइट ऑफ द ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन, अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन प्रमोटिंग स्पैटियल प्लानिंग एट द ग्राम पंचायत लेवल। की फीचर ऑफ ग्राम पंचायत मानचित्र एप्लीकेशन क्या है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड पर्पस। Launched by the Ministry of Panchayati Raj, the Geographical Information System (GIS) application Gram Manchitra aims to encourage spatial planning by the Gram Panchayats utilizing geospatial technology. The application leverages geospatial technology, providing Gram Panchayat with a unified platform for planning and visualization of development work across various sectors. अब जहां जहां गांव के अंदर जो जो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि मानचित्र एप्लीकेशन है, तो जहां जो डेवलपमेंट हो रही है उसको वहां पर उसकी इमेजेस मिल जाएंगी, हो सकता है सैटेलाइट इमेजेस भी हों। अब क्योंकि वो ऐप के ऊपर है तो इससे क्या होगा कि धीरे 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 पॉसिबिलिटी कि करप्शन का लेवल धीरे धीरे कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सैटेलाइट्स के थ्रू हमेशा एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। डिसीजन सपोर्ट एंड डेवलपमेंट प्लान ग्राम मानचित्र सर्व्स एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर द ग्राम पंचायत
development plan offering a comprehensive view of developmental projects at the gram panchayat level. तो you can imagine कि किस हद तक टेक्नोलॉजी काम कर रही है और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ गवर्नमेंट उस टेक्नोलॉजी के एडवांटेज ले रही है डेवलपमेंट के लिए और अपलिफ्टमेंट फॉर देयर पीपल कि कहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ। अब सरकार के लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं क्योंकि आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हमेशा अर्थ के चक्कर काट रहे हैं और एक ही जगह की बार-बार फोटो लेते हैं एक-एक दिन के अंदर। तो जो भी डेवलपमेंट होगी तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए या पीएमओ के लिए या फिर मिनिस्ट्री के लिए एक्सेस करना बहुत आसान काम हो जाएगा। और उसके साथ उसको ऐप में बना के जब आप उसको ऐप में डाल दोगे तो चीज़ें और ईज़ी हो जाएँगी। तो डिसीजन सपोर्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान Gram Manchitra serves as a decision support system for the Gram Panchayat development plan, offering a comprehensive and development projects at the Gram Panchayat level. M Auction Soft mobile solution क्या है? The ministry has introduced M Action Soft, a mobile-based solution facilitating the capture of geotagging photos, GPS coordinates for works and assets of the output. तो हमने जिसको डिस्कस किया तो जीपीएस के थ्रू उसको जोड़ के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स फॉर द वर्क एज द आउटपुट, तो क्या काम हुआ, उसका आउटपुट कितना निकला, कितनी सड़क बनी, कितने घर बन गए, तो सारी सरकार के पास रिपोर्ट रहेगी। आज से कुछ साल पहले ये इम्पॉसिबल टास्क थी। आज देखो कितना आसान काम हो गया। कोई सरकार से पैसा ले रहा है, पंचायत सरकार से पैसा ले रही है कि फलाने का घर बना के देना है, उस गरीब तक उसका पैसा पहुंचा है नहीं पहुंचा, इसके लिए सैटेलाइट के थ्रू फोटो उसकी बार बार खींच के पता चल जाएगा कि कल कितनी डेवलपमेंट हुई थी, आज कितना घर बन गया। जो भी चेंजेस होंगे सरकार के पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। 3 stages of geotagging process. Assets undergo geotagging at 3 stages before the work commences, during the work, and upon completion. This created an information repository covering various sectors such as natural resources management, water harvesting, sanitation, agriculture, and more. कहाँ कितनी development हुई है. Integration of geotag assets. Assets geotagged through M Auction soft application become accessible for Gram Manchitra. This integration enhances the visualization of development works in Gram Panchayat. So, Finance Commission funded assets. The assets created under the Finance Commission funds are geotagged, providing a photographic record of the panchayat. तो बहुत अच्छा होगा, इससे करप्शन भी रुकेगी। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कहीं किसी जगह के ऊपर गांव में एक तालाब बनाना था, तो तालाब बनाने के लिए क्या हुआ कि सरपंच साहब ने क्या किया कि गांव के लोगों को बुलाया, तो जो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेगा के अंदर जो मेंशन थे उन सबको बुलाया और कहा कि ऐसा है कि अब हम लोग अभी तालाब खोदने जा रहे हैं, तुम सब लोगों को पैसे मिलेंगे तुम्हारे 10 दिनों के पैसे, 10 दिहाड़ी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में आएँगे, पर तुम्हें सिर्फ 5 दिन के मिलेंगे, काम तुम्हें कुछ नहीं करना है, सारा काम मशीन करके जाएगी। तो वहाँ पे मेंशन ये किया कि तालाब बनाना था, इस करके गाँव की लेबर लगाई गई, 10 दिन हम लोगों ने काम किया, तो 10 दिन या 15 दिन जो भी था, उनके आधे दिनों को उसको पैसे दे दिए। फिर अगले साल ये आया कि तालाब की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मच्छर मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, इस करके तालाब बंद करना है। फिर वही उन्होंने जेसीबी बुलाई, तालाब बंद कर दिया। अब क्या होगा कि अब इस तरह की सारी फ़ोटोज़ जो हैं, वो रोज़-रोज़ की फ़ोटोज़ जब सामने आ जाएँगी कि कौन-सा तालाब खोया था, ये तो जेसीबी ने बनाया था, आपने हाथ से तो बनाया ही नहीं। तो नरेगा के अंदर होने वाले काम, जितने भी काम हैं नरेगा के अंदर जो होते हैं, उसकी रोज़ की उनके पास अपडेट डाटा उनके पास डेली सरकार के पास होगा और वो सारा ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। कितने चेंजेस आए हैं, कितनी प्रोग्रेस हुई है। Significant and benefits: realistic development plans. The Gram Manchitra application assist Gram Panchayat officials in developing realistic and achievable development plans. Decision support system. The tool embedded in the application aid in identifying potential sites for development projects, tracking assets, estimating project cost, and assessing project impact. The Gram Manchitra application emerges as transformative tool empowering Gram Panchayats in their planning and development initiatives through the integration of advanced geospatial technology. तो मेंस के आंसर में जब आप मेंस का आंसर लिखोगे पंचायती राज में, उसमें आप ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन के बारे में मेंशन करोगे, तो उससे आपके आंसर थोड़ा-सा कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगा। और प्री में भी आप समझ गए कि प्री में ग्राम मानचित्र की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके क्या-क्या हो सकता है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो इवेंचुअली इट विल सपोर्ट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। और अल्टीमेटली जो गांधी ने कहा था ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो बेनिफिट्स हैं वो पहुँचेंगे। तो Kopili fault zone unveiling seismic insight in a recent breakthrough. Researchers from Indian Institute of Geomagnetism (IIG) have unveiled seismogenic
लिक्विफिकेशन फीचर ऑफ द डायनामिक कॉपिली फॉल्ट जोन। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपिली फॉल्ट जोन क्या है? ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, स्ट्रेच्ड ओवर 300 किलोमीटर इन लेंथ और 150 किलोमीटर विड्थ। कॉपिली फॉल्ट जोन इज प्रोमिनेंट lineament located in the northeastern region of India. The northeastern region, ये this is the northeastern region. तो बर्मीज आर्क, ब्रह्मपुत्र वैली, ये कॉपिली फॉल्ट है, ईस्टर्न हिमालय, ये शिलोंग और ये दाउकी फॉल्ट, इनके बीच में इस एरिया के अंदर यहाँ पर ये कॉपिली फॉल्ट है। और जहाँ पर कॉपिली फॉल्ट है वहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटीज भी यहाँ पर ज्यादा है। तो सिस्मिक एक्टिविटीज होने के चांसेस हैं, या फिर यहाँ पर अर्थक्वेक जोन है, अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं यहाँ पे। और उसके बाद ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर टू द ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। द कॉपिली फोल्ट जोन resides in the close proximity of the Himalayas frontal thrust. Seismic activity hotspot classified as seismically active area. The Kopili fault zone falls within the highest seismic hazard zone 5, keeping a susceptible to significant seismic events. There is possibility जोन 5 में आता है, तो इसका मतलब वहां पर अर्थक्वेक जब आएंगे तो सॉलिड अर्थक्वेक आएंगे, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। जोन 5 है। आप लोगों के जो इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें हमने मेंशन किया हुआ है कौन कौन से जोन, किस जोन में डिस्ट्रक्शन के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि हिमालय जो उस फॉल्ट रेंज के अंदर आता है जहां पर इंडियन प्लेट सबडक्ट हो गई है, सॉरी सबडक्ट हो गई है यूरेशियन प्लेट के अंदर, तो उसकी वजह से वहां पर फॉल्ट लाइन डेवलप हुई है। इसका मतलब वहां पर पॉसिबिलिटीज हैं कि अर्थक्वेक जिस दिन आएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आएंगे, और रिसेंटली हम लोगों ने उसका एग्जांपल देखे हैं नेपाल के अंदर। और टेक्टोनिक एसोसिएशन, द फॉल्ट इज लिंक्ड विद कोलिजनल टेक्टोनिक्स as consequence of the Indian plate subducting beneath the Eurasian plate। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, और हमने डिस्कस किया था। आप लोग बताइए कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अगर आपस में टकराती हैं तो किस कॉन्टिनेंटल प्लेट का सबडक्शन होगा और कौन सी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो ऊपर रहेगी? बताओ बेटा आंसर में आप सभी लोग। अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट की टक्कर होती है तो कौन सी प्लेट सबडक्ट करेगी और कौन सी प्लेट जो है फ्लोट करेगी? हम लोग सिर्फ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट नहीं। अरे वाह, हैवीएस्ट प्लेट सबडक्ट कर जाएगी, और जो लाइट प्लेट होगी, लाइट होगी, जो हैवीएस्ट जो सॉरी लेस हैवी होगी वो फ्लोट करेगी। इसका हैवीएस्ट प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब इंडियन प्लेट सबडक्ट कर गई यूरेशियन प्लेट के नीचे, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, तो इंडियन प्लेट सबडक्ट कर गई यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो ये जो जोन बन रहा है कॉपिली फॉल्ट जोन, हो सकता है प्रीलिम में इसका क्वेश्चन आए। ध्यान रखना बेटा, ट्राई जंक्शन किस किस का है? भूटान, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम। द कॉपिली फॉल्ट जोन रिजाइड क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द हिमालयन फ्रंटल जोन। तो इसका मतलब मणिपुर, पार्ट ऑफ मणिपुर टू द ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, कॉपिली फॉल्ट। ठीक, तो इस एरिया में जब अर्थक्वेक आएंगे तो डिजास्टर्स हो सकते हैं। हाँ, यस, हैवियर विल सडक्ट। हाँ, या फिर दूसरा पॉइंट जो सुखमीत ने बहुत अच्छा कहा, दैट इज जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो सबडक्ट कर जाएगी, या डेंसिटी ज्यादा होगी या वेलोसिटी ज्यादा होगी। जिसकी डेंसिटी वेलोसिटी ज्यादा होगी सबडक्ट कर जाएगी। हैवियर प्लेट हमेशा सबडक्ट करेगी। और ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के केस के अंदर ओशनिक प्लेट हमेशा हैवी होती है, वही सबडक्ट करती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट फ्लोट करती है। इसका मतलब ये है कि अर्थ कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होगी। और इसका मतलब ये कि वो जो एक्टिविटीज हैं सबडक्शन की, और जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो फिर एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा, उसको रहने देते नहीं, क्लास से हम लोग भटक जाएंगे, फिर इधर उधर हो जाएंगे। The fault is linked with collisional tectonics and subsequent to the Indian plate subduction beneath the Eurasian plate. Fault characteristics: the functioning of the transpressional fracture. The Kopili fault generates lower crustal dextral strike slip. Earthquakes contribute to the region seismic dynamics. तो हमें स्ट्राइक और स्लिप डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है सब लोगों को, मुझे लगता है सबको पता होगा स्ट्राइक और स्लिप क्या होता है ना, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग।
The Kopili fault zone imposes a tectonic depression filled with the alluvium of the Kopili river and its tributaries, creating a unique geological landscape. तो Kopili fault zone Kopili river के आसपास ही है, तो उसी जोन के अंदर वहां से फ्लो करती है. और हिस्टोरिकल सिस्मिक इवेंट्स, द फॉल्ट जोन. प्रीलिम के अंदर क्या क्वेश्चन होगा बेटा, मेंस में इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ प्रीलिम का क्वेश्चन है. तो प्रीलिम में क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज कॉपिली फॉल्ट जोन और कहां पर इसकी लोकेशन है. सिर्फ प्रीलिम में इतना ही क्वेश्चन बनेगा बस. और कहां पर है, हिमालय के अंदर है. The fault zone has witnessed several seismic activities in the past, notably 1869 earthquake measuring 7.8 magnitude and 1943 earthquake with magnitude of 7.3. The recent discovery of the seismogenic liquefaction features All Indian Institute of Geomagnetism sheds light on the intricate seismic processes occurring within the Kopili fault zone as a critical area in seismic hazard zone 5. Continued research and monitoring all contribute to deeper understanding in the region seismic behavior, aiding to preparedness and mitigation efforts. तो इसका मतलब ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन के अंदर पेपर 4 के अंदर हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये जोन भी उसी कैटेगरी में आता है, जोन 5 की कैटेगरी में आता है. उसी करके हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है इस एरिया में आने वाली सिस्मिक एक्टिविटीज को लेके स्ट्रांग होनी चाहिए. तो एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर भी हमेशा रहनी चाहिए. देन उसके बाद सेक्रेड ग्राउंड फॉर द फेस्टिव रिस्ट्रिक्शंस एट पशुपतिनाथ टेम्पल. तो पशुपतिनाथ टेम्पल ये टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है. और आगे चल के हम लोग करेंगे कि ये पेगोडा टाइप टेम्पल्स हैं. और पेगोडा टाइप टेम्पल के अंदर इस तरह के जो टेम्पल्स हैं ये हम लोग आगे चल के करेंगे. ऐसे कुछ कुछ टेम्पल जो है कश्मीर में भी हैं. अब इनको बनाने के पीछे लॉजिक जो है वही स्नोफॉल का बेसिक फैक्टर जो स्नोफॉल है कि जब स्नोफॉल हो तो इसके ऊपर टिके नहीं. तो पेगोडा टाइप है, तो पेगोडा टाइप में लेयर्स होती हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर. तो लेयर्स हो सकती है अलग अलग जगहों पर, उसकी फीचर फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब शेप उसकी डिफरेंट हो सकती है. बट ये पेगोडा टाइप टेम्पल है और यही इसकी आर्किटेक्चर की खासियत है. तो पहाड़ी एरिया में जहाँ बर्फबारी होती है, जहाँ पे स्नोफॉल होगा, वहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इस तरह के टेम्पल मिलेंगे. तो ऐसा दूसरा एग्जांपल इंडिया में जो बड़ा मिलता है वो हडिम्बा टेम्पल है. कुल्लू मनाली के रीजन के अंदर पड़ता है, कुल्लू में है शायद हडिम्बा टेम्पल. तो दिस इज पशुपतिनाथ टेम्पल, शिव का टेम्पल है. और आगे चल के हम लोगों ने हिस्ट्री में आगे चल के डिस्कस करेंगे. जिन लोगों ने हिस्ट्री की उनको पता होगा पशुपति सील कहाँ से मिली है. पशुपति सील मोहनजोदड़ो से. ठीक, तो वहां पर पशुपति, पशुओं के देवता इनको माना गया है. और कई जगहों के ऊपर इनको पशुपति शिव के साथ जोड़ा गया है हिस्ट्री के अंदर कि ये जो लोग शूद्र हैं उनके देवता हैं जो पशुओं का काम करते हैं. और डेडिकेशन टू द डाइटी पशुपतिनाथ टेम्पल वेनरेट्स पशुपति, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा ड्रॉइंग डेवोटीज स्नीकिंग स्पिरिचुअल सोलेस. हाँ, जो पशुपति सील जो वहां मिली है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है. उसके ऊपर सर के ऊपर 3 सींग है, उसके 3 मुंह बने हुए हैं, तो हो सकता है 4 भी हो, एक पीछे की तरफ हो. सील के ऊपर 3 चेहरे बने हुए नजर आते हैं, उसके सर के ऊपर सींग है और उसके दो तरफ, दो लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर 4 पशु मिलते हैं. 4 एनिमल कौन कौन से हैं? जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, जिसने हिस्ट्री का सेक्शन किया, बताओ बेटा 4 एनिमल कौन से हैं? नीतू तुम बताओ बेटा, तुमने हिस्ट्री अभी रिसेंटली कंप्लीट की है. 4 एनिमल अराउंड पशुपति शिव. सील कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से. वो 4 एनिमल कौन से हैं? पशुपति सील जब हिस्ट्री करेंगे हम लोग, जिन लोग जो मॉर्निंग की क्लास है, अभी हिस्ट्री हमारा यहाँ पेंडिंग है, तो वो जो 4 जो वहां पर एनिमल मिले हैं दैट इज एलिफेंट. हाँ वेरी गुड. नहीं बेटा, राइनो, राइनो तो है. राइनो, टाइगर, एलिफेंट एंड बुफेलो. डियर नीचे हैं, डियर नीचे की तरफ है. जो 4 साइड में मिले हैं उसमें एनिमल है, बफेलो है, राइनो है एंड टाइगर है. ध्यान रखना, टाइगर है, लायन नहीं है. हाँ यस, एलिफेंट है. चलो, डेडिकेशन एंड आईटी पशुपतिनाथ टेम्पल. उसके बाद नेस्टेड इन द बैंक्स ऑफ रिवर बागमती. तो आज सुबह क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से अनीश.
तो अनीश ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये बागमती कहाँ से है? हम लोगों ने जब उसका गंगा का फॉर्मूला याद किया, आप लोगों को याद होगा। गंगा, यमुना, गंगा राम, गंडक, गंडक, बूढ़ी, कोसा, बागमती को। बागमती, ये वही बागमती रिवर है। आज सुबह अनीश ने पूछा था। अनीश क्लास में है बेटा? अनीश शाह। अनीश ने पूछा कि सर हमने बागमती फॉर्मूला में डिस्कस किया था, बट जब हम लोगों ने डायग्राम में मार्क किया तो बागमती रिवर है नहीं। तो मैंने, बेटा गंगा की बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, सारी आके मिलती हैं, सारी हम लोग वहाँ मेंशन नहीं कर सकते। तो ये बागमती रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा की ट्रिब्यूटरी आगे आके गंगा के साथ मिलती है। तो कोसा बागमती को कोसी एंड बागमती, रिहंद सोन से दक्षिण दूरी, दामोदर ने किया प्रणाम, गंगा पहुंची अपने धाम, है ना। उसके बाद काली गोमती का घाघरा, गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बागमती रिवर ऑन द eastern outskirts of Kathmandu, Nepal, Pashupatinath hold a significant place in the Hindu pilgrimage. UNESCO World Heritage Site है, recognize its cultural and historical importance. The temple earned UNESCO's World Heritage Site status in 1979. और उसके बाद आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोस्ट 518 structures including temple and buildings, with the main temple epitomizing the Nepalese pagoda style, the two-tiered structure adorned with a gold plated roof. तो दिस इज गोल्ड प्लेटेड रूफ, ये पेगोडा टाइप टेम्पल्स हैं। और इसी टाइप का टेम्पल हमने डिस्कस किया है इंडिया के अंदर, हडिम्बा टेम्पल, और कश्मीर के अंदर या हिमाचल के अपर पार्ट में मिलने वाले जो टेम्पल हैं उसमें सराहन का एक टेम्पल है हिमाचल के अंदर, सराहन टेम्पल, और भीमा काली, ऐसे कुछ 2-3 टेम्पल्स हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद, भीमा काली तो याद है मुझे। तो इसी तरह से पेगोडा स्टाइल टेम्पल है, बर्फ से बचने के लिए उनकी रूफ जो है इस तरह से छत बनाई जाती है ताकि बर्फ उसके ऊपर टिके नहीं। नेक्स्ट इज डिवाइन क्यूबिक डिजाइन, द सेंट्रल टेम्पल विद 4 सिल्वर शीट्स कवर्ड डोर्स फीचर अ क्यूबिक डिजाइन हाउसिंग द revered Pashupatinath idol in the 2 interior rooms. Majestic Nandi status, the striking adornment of the colossal global status of the Nandi, golden status of the Nandi, global statue of the Nandi, the sacred bull symbolizing Shiva's mount. Exploring pagodas, defining an origin, the pagoda is a tower-like structure, find its root in the Asia and often associated with the Buddhist temple complex. Its design is inspired by the ancient Indian stupa. तो स्तूपा के साथ इसका डिजाइन मिलता जुलता है। तो व्हाट इज पेगोडा स्टाइल ऑफ टेम्पल? तो दिस इज पेगोडा स्टाइल टेम्पल। तो यहां पर ये रूफ, उसके बाद ये टेम्पल का स्ट्रक्चर, तो इस तरह से एक के बाद एक लेयरिफिकेशन हो सकता है, तो नंबर ऑफ लेयर हो सकती हैं। और ऐसा ही हिमाचल में हडिम्बा देवी टेम्पल है, इसी तरह से मिलता जुलता। और सराहन भीमा काली मंदिर हिमाचल के अंदर, सराहन भीमा काली वो टेम्पल है। तो उसके बाद डेफिनेशन एंड ओरिजिन, द पेगोडा अ टावर लाइक स्ट्रक्चर फाइंड इट्स रूट्स इन द एशिया एंड ऑफन एसोसिएटेड विद Buddhist temple complexes. Its design is inspired by the ancient Indian stupa construction and material. Pagoda is constructed with stone, brick, and wood, showcase a multi-tiered, solid and hollow form. They commonly grace landscapes in China, Japan, Korea, Nepal, Taiwan, and other Asian countries. So 3 sections, the pagoda structure comprises the 3 distinct sections: base, body, top, often taking the shape of a miniature pagoda. In the sacred ambience, the Pashupatinath temple, the festival of Bala Chaturdashi, bring forth not only spiritual rituals but also temporary prohibition of certain consumable, fostering environment to reverence of the purity around the esteemed pilgrimage site. तो यहाँ पर नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनाइजिंग न्यूक्लियर पावर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMR, इनको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इनको नाम दिया है। ध्यान रखना, वर्ल्ड के ऊपर प्रेशर है, इंडिया जैसी कंट्रीज पर भी प्रेशर है कि आपको सस्टेनेबल अरेंजमेंट्स करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अरेंजमेंट करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आपको कोल एनर्जी जो है वो कम से कम यूज करना है। और इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी जो यूज होती है वो कोल से है। और ध्यान रखना, पिछले 20 सालों में चाइना ने अपने कार्बन एमिशन को हाफ से भी कम कर दिया है, और इंडिया में कार्बन एमिशन बढ़ा है और चाइना ने उसको कम किया है। उसमें चाइना में मिलने वाले रियर अर्थ मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अलोंग विद दैट, चाइना में मिलने वाले मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट, रियल अर्थ मिनरल्स का,
और अभी क्या है कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। अब के किस करके इंडिया के साथ अब डील भी हो गई है, न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई भी शुरू हो गई इंडिया को, हालाँकि इंडिया एनर्जी का मेंबर नहीं है। बावजूद इसके वी आर गेटिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूरेनियम यू-235, तो यूरेनियम हमें सप्लाई शुरू हो गया है। अभी क्या है कि रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन कि फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर 2011 और उसके पहले चाइना में सॉरी रशिया में चेर्नोबिल, तो यहाँ पर 2 जगहों के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक्सीडेंट्स हुए, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए थे। और उसके बाद से लेके अभी तक जो है वो न्यूक्लियर पावर को लेके थोड़ी-सी कंट्रीज़ जो हैं थोड़ी बैकफुट पर ही हैं कि न्यूक्लियर पावर नहीं यूज़ करना। रीज़न उसके पीछे ये है कि अगर हम लोग कोल से एनर्जी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और हमने डिस्कस किया था, उससे फिर एसिड रेन के खतरे बढ़ जाते हैं। प्लस उसके साथ-साथ इंडिया जैसी जो नॉर्थ का जो इलाका है, वहाँ पर अगर इस तरह से थर्मल पावर प्लांट चलेंगे तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर स्मॉग डेवलप होता है, क्योंकि इस टाइम पर टेम्परेट ज़ोन में आते हैं और यहाँ पर इस टाइम पे हाई प्रेशर ज़ोन है। तो उसकी वजह से साँस लेने में भी दिक्कत आती है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो सॉल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन तो देखो न्यूक्लियर पावर है या फिर सोलर पावर है। तो सोलर पावर अभी उतने बड़े लेवल पर, उतने बड़े स्केल के ऊपर अभी अडैप्ट नहीं हुआ इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। या फिर विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पर जो कोस्टल एरियाज़ हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। बट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा, बहुत हालाँकि बहुत रेयर हैं, बट स्टिल 2 हुए हैं उसके बाद दुनिया डर जाती है। इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है 20-25 साल तक, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, ना कोई करना चाहता है। कंट्री भी थोड़ी-सी उसको लेके डाउटफुल हो जाती है कि करें कि नहीं करें। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एसएमआरस कहते हैं इनको, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट डिज़ाइन, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, प्लस उनको कंटीन्यूअस वाटर सप्लाई चाहिए होता है। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर हो या फिर दुनिया में कहीं पर भी एनर्जी बनने का एक ही तरीका है। उसमें क्या है कि पानी गर्म करो, चाहे वो थर्मल पावर है, वहाँ पर भी यही है कि पानी बॉयल करो, पानी बॉयल करोगे स्टीम बनेगी तो प्रेशर बनेगा तो टरबाइन घूमेगी। अल्टीमेटली यही है। मैग्नेट के आसपास अगर कॉपर के आसपास मैग्नेट घुमाएँगे उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो यहाँ पर भी यही तरीका है, बट ये है कि मास लेवल के ऊपर अगर हम लोग लार्ज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर लेके आते हैं, उसमें फास्ट ब्रीडर टाइप के रिएक्टर्स हैं जो हालाँकि नई रिसर्च है। प्लस जो हॉट वाटर रिएक्टर्स हैं या फिर टाइप ऑफ रिएक्टर्स हम लोग आगे चल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ रिएक्टर में सबसे आसान तरीका है कि आप छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर ले आओ। तो मॉड्यूलर रिएक्टर का साइज़ छोटा होगा कंपैरेटिवली, उसमें एक बार फ्यूल डाल दो, फिर आपको 10-10 साल तक, कुछ केसेज़ में 30-30 साल तक उसमें फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं है। पर द पॉइंट इज़ कि वो एनर्जी बड़े छोटे लेवल पर, छोटे एरिया को देगा। पर इंडिया जैसी डेंस कंट्री के अंदर रिक्वायरमेंट भी यही है। उसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम हैं। उसमें वाटर की जगह के ऊपर हीलियम यूज़ होता है। In the groundbreaking deep leap in nuclear technology, the novel power plant utilizing helium for cooling emerges. Helium कूलिंग के लिए यूज़ होती है। अब न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि पानी एक तरफ से आता है, वहाँ पर एक बीच में चैम्बर बना होता है, चैम्बर के अंदर उसको गर्म करते हैं, चैम्बर को, उसमें से जो पानी जब क्रॉस करता है तो गर्म हो जाता है। जैसे वो गर्म होता है तो स्टीम देता है। जब वो स्टीम देता है तो टरबाइन घूमती है, स्टीम बनती है तो प्रेशर आपने कुकर की सीटी उठते हुए देखी, उसी को मास लेवल के ऊपर आप ले आओ तो टरबाइन घुमा देगा, वही स्टीम टरबाइन घुमाएगी। और उसके बाद फिर वो पानी ठंडा होने के लिए चला जाता है, फिर दोबारा घूम के आता है, फिर गर्म होता है, तो यही होता है प्रोसेस में। अब क्या है कि इस प्रोसेस में पानी की जगह के ऊपर हीलियम यूज़ किया है, ठीक? Or helium for cooling emerges, deviating from the conventional pressurized water-based reactors. The innovative facility boasts a small modular reactors, SMR design capable for producing heat, power and even hydrogen. Heat भी, power भी और hydrogen भी, सब इससे प्रोड्यूस होगा। किससे? हीलियम डाल के। So, understanding small modular reactors, compact and efficient design, SMRs or advanced nuclear reactors exhibit a power capacity of up to 300 megawatt per unit, presenting the fraction of a size compared to traditional nuclear power reactors. Modular construction approach, embodying the modular aspect, these reactors allow for faculty assembly for the system and components. Assembled units are then transported to the installation site, स्ट्रीमलाइनिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, हार्नेसिंग न्यूक्लियर फिशन। अब हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी के दो ही तरीके होते हैं। अभी एक क्वेश्चन और है कि मेरे से मिस हो गया है,
और उसमें जापान ने फर्स्ट अपना न्यूक्लियर फिशन बेस रिएक्टर शुरू किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन बेस रिएक्टर शुरू किया है। हाँ, फ्यूजन, फिशन, हाँ। 1 सेकंड सोचने दो ज़रा। हाँ, फ्यूजन बेस रिएक्टर है, जापान ने शुरू किया रिसेंटली। चलो। एसएमआर एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स एग्जिबिट पावर कैपेसिटी अप टू 300 मेगावाट। ध्यान रखना सिर्फ 300 मेगावाट तक के ही रिएक्टर होंगे, साइज में बहुत स्मॉल होंगे। प्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन ऑफ द साइज कंपेयर टू ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो एम्बॉडिंग द मॉड्यूलर एस्पेक्ट, दीज रिएक्टर्स अलाउ द factory assembly of the system and components. Assembled units are then transported. अब पता नहीं आप लोगों को आवाज आ रही कि नहीं, साथ वाली बिल्डिंग में ड्रिल चल रही है, उसकी जब आवाज आई तो मैं तो रुक जाता हूँ। तो इंस्टॉलेशन साइट, स्ट्रीमलाइनिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, हार्नेसिंग न्यूक्लियर फिशन, सिंप्लिसिटी इन डिजाइन एंड रिड्यूसेस फ्यूल रिक्वायरमेंट, कंट्रीब्यूट द सेफर एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। तो अगर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बड़े होंगे तो उसमें एक्सीडेंट का खतरा भी ज़्यादा होगा, छोटे होंगे इसको कंट्रोल करना भी ईज़ी है क्योंकि इसमें हीलियम गैस यूज़ होता है और यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जो ह्यूज पावर रिएक्टर हैं उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो ये फोटो दी हुई एक बार जाके देख लेना, बट ये है कि ये रिक्वायरमेंट जो है 700 मेगावाट्स तक दे सकते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है अप टू 300 मेगावाट तक, उसके बाद माइक्रो रिएक्टर आते हैं 10 मेगावाट तक, और इंडिया की एक्सपर्टीज़ है कंपैरेटिवली, जो प्रोटोटाइप जो रिएक्टर बनाना उसमें इंडिया की एक्सपर्टीज़ है। हालाँकि उसके कई सारे मॉडल वर्ल्ड में इस टाइम पे चल रहे हैं। देयर इज़ पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम के अंदर उसके थोड़े कॉम्पैक्ट यूनिट्स, थोड़े स्मॉल यूनिट्स आ जाएँगे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनना आसान हो जाएगा। पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी, गार्डियंस ऑफ एथिकल कंडक्ट, तो रिसेंटली मोइना मित्रा शायद है ना, उनको अभी पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, पैसे लेके क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस करके उनको बाहर कर दिया। अब इसमें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, हम लोग हालाँकि पॉलिटी के सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग है और एड हॉक है। द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमिटीज, डीआरसीज, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी इज टू सिक्योर मोर अकाउंटेबल टू एग्जीक्यूट द पार्लियामेंट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ दिस कम्युनिटी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का टर्म नहीं होता। फाइनेंशियल कमिटीज, अब इसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर फाइनेंशियल कमेटी, पब्लिक अकाउंट एस्टीमेट कमेटी, कमेटी फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग। तो कमेटी टू इंक्वायर के अंदर क्या था, कमेटी ऑन पिटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, उसके बाद है एथिक्स कमेटी। Committee to scrutinize the control, committee on government assurance, committee on subordinate legislation, committee on paper led to the table, committee on welfare of scheduled caste, scheduled tribes, committee on empowerment of women, joint committee on officers of profit। उसके बाद कमेटी ऑन डे टू डे बिजनेस, तो ये जाके देख लेना बेटा, आप लोगों की फैसिलिटी के लिए इसको इंक्लूड किया है, बेशक इसको अलग से सेपरेटली सेव कर लेना। In the realm of Indian polity, the role of Parliamentary Inquiry Committee, exemplified by ongoing investigation into the TMC MP Mahua Moitra, conduct stands as crucial mechanism for upholding ethical standards among elected representatives. Ethics Committee mandate, establishment and purpose. Formed in 2000, the Lok Sabha Ethics Committee entrusted with the monitoring the moral and ethical compartments of the members. इससे पहले भी एथिकल बेसिस के ऊपर ही जिन लोगों ने अब पैसे लेके क्वेश्चंस पूछे थे उनको बाहर कर दिया था। उसी सेम सिमिलैरिटी में मोइना मोइत्रा को भी बाहर किया इन लोगों ने, कुछ पैसे लेके क्वेश्चन पूछ रही हैं। Scope of inquiry: the committee investigates cases of unethical conduct initiated by complaints from the House members, outsider to the member of those referred to the Speaker. Parliamentary inquiry process: upon receiving a complaint by the committee, conducts the parliamentary inquiry to assess the validity. The findings are then presented to the स्पीकर फॉर कंसिडरेशन। पार्लियामेंट्री कमेटी, जो भी कमेटियां होंगी, अपनी रिपोर्ट जो है वो स्पीकर को देती हैं, फिर स्पीकर उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। तो एम्बिग्यूटी इन डेफिनेशन, द टर्म अनएथिकल रिमेन्स undefined in the parliamentary context, providing the committee with discretion in determining the nature of conduct that falls within the purview. Privileges Committee, additional oversight mechanism complementing the ethics committee is the privilege committee or special inquiry committee equipped with address more serious allegation against members, recommendation of punitive measure, punitive, अब punitive में मतलब punishment मिलेगी अब,
In cases of members found guilty of actions like promoting personal business interest through parliamentary activities, these committees purpose punitive measures. तो अब punishment मिलेगी, तो मोइना मित्रा को इसी करके एक्सपेल किया है. Historical precedents. Instances like cash for query scandal in 2005 resulted in special committee recommending expulsion of 10 MPs, emphasizing the gravity of ethical breaches. तो इससे पहले 2005 में 10 members were expelled from the parliament. उसी का प्रोसेस है, सेम उसी की कंटिन्यूटी है मोइना मित्रा का बाहर जाना. अब ऑब्वियसली ऑपोजिशन हमेशा कहेगी कि हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है, जिसको निकाला गया वो हमेशा कहेगी हमारे साथ गलत किया है इन्होंने. बट द पॉइंट इज यही है कि पैसे लेते पकड़े गए तो फिर एक्सपेल करेंगे. लीगल इंटरप्रिटेशंस क्या है? while article 101 of the constitution outlines ground for the vacation of the seat including registration, disqualification and prolonged absence, expulsion is not explicitly addressed. Conflicting judgment क्या है? The Supreme Court has presented conflicting judgment on expulsion, affirming Parliament's power in some cases while deeming it unconstitutional in other, citing concerns about undermining parliamentary democracy. तो क्या मोइना मित्रा को बाहर कर दिया वो फाइनल डिसीजन है? नहीं, हमने उसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि दिस इज नॉट द फाइनल डिसीजन. इसके बाद मोइना मित्रा के पास ऑप्शन है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है. बाकी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा उसमें इंपॉर्टेंट है कि मोइना मित्रा जाती है सुप्रीम कोर्ट या नहीं, क्योंकि 4 महीने तो बचे हैं इलेक्शन के लिए अब, और अगर वहां हार गई तो फिर उनकी इमेज जो है वो शैटर्ड हो जाएगी. The Supreme Court has presented conflicting judgments on expulsion, affirming parliament power to some cases while deeming the unconstitutional others, citing concerns about undermining parliamentary democracy. Balancing out privilege and democratic representation, proportionate punishment in cases like Mahua Moitra, where serious allegations are at play, the question of expulsion as proportionate punishment arises, necessitating the careful balance between upholding the House dignity and ensuring democratic representation. तो अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव आप कुछ भी समझ सकते हो, है ना. तो हर आदमी की अपनी अपनी परसेप्शन है, कुछ लोगों को लगेगा ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा नहीं गलत हुआ है, तो मौका मिलना चाहिए, ये वो है. पर वो कहते हैं कि आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मैसेज जो है लोगों में गलत जाता है कि हमारे एमपीज ही करप्ट हैं, और हमारे एमपीज तो करप्ट हैं ही हैं, इसमें कोई शक ही नहीं. रिसेंटली वो जो 200 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 350 करोड़ हो गया है, हो सकता है कल परसों 500-700 करोड़ कर जाए. मतलब ये कि इतने के पैसे हमारे एक नेताजी दबा के बैठे हैं, इतने में तो पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी हिल जाए, इतने पैसे अगर वहां डाल दिए जाएं तो, है ना, उनके लिए चमत्कार हो जाए. मतलब ये किसी एक कंट्री की इकोनॉमी को जितना पैसा मिल रहा उतना हमारा एक एमपी दबा के बैठा हुआ है. तो करप्शन का लेवल तो है, इंडिया में करप्शन तो है ही है, और इस लेवल को पॉलिटिकल करप्शन का लेवल बहुत हाई है. तो इसका मतलब यह है कि कहीं से पैसे लिए हैं तो इसका मतलब कहीं बेनिफिट भी तो देंगे ना उसके बदले में. सारे पैसे खुद तो नहीं रखेंगे, अब जो बेनिफिट देंगे वो अपने आप में. गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि कौन ऐसा होगा जो इस तरह से कर रहा है. या फिर इलेक्शन में लगने थे तब भी 5-5 करोड़ रुपए इलेक्शन में लग रहा है. ध्यान रखें, अभी ये कि किसी एक आम आदमी के लिए एक अनरियलिस्टिक टाइप की फिगर है. किसी को उस अलमारी के रखे हुए, किसी एक खाने में रखे हुए अगर पैसे दे दिए, उसकी सारी जिंदगी बड़ी शान से निकले. बट है, ये एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का. इसी करके हिटलर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था. Fast track courts to address concerns about expedite resolution. The establishment of fast track courts with a time bound trial period is proposed. The approach ensure the fair and efficient process, upholding the interest of the lower house and constituencies. Parliamentary Inquiry Committee, through their meticulous scrutiny and recommendations, play a pivotal role in maintaining the integrity of democratic institutions and reinforcing the ethical fabric of इंडियन पॉलिटी. एम्पावरिंग हायर एजुकेशन, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम उषा. नेक्स्ट पॉइंट है, इन द रीसेंट डेवलपमेंट द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज अर्ज्ड द ओडिशा चीफ मिनिस्टर टू इंप्लीमेंट द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम उषा, टू एलिवेट हायर एजुकेशन इन द स्टेट. लेट्स डेल्व इनटू द की एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम. स्कीम के अंदर खासियत क्या है? रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि आप पीएम उषा प्रोग्राम को लागू करो. तो पहले इसका नाम जो है ऋषा था शायद, तो उससे इसको रूसा था, अब इसको उषा कर दिया है. Launches in 2013, PM Usha stands a centrally sponsored program aimed to enhancing access, equality and quality in higher education by fostering planned development at the state level.
Target institution, the initiative collaborates with over 300 state universities and their affiliated colleges, addressing the broad spectrum of higher education institutions. Objectives क्या हैं? PM Usha is designed with multifaceted objectives, including the creation of new academic institutions, expansion and upgrading the existing ones, and the development of self-reliant institutions, emphasizing quality education and research. तो ये हायर एजुकेशन लेवल के लिए बनाया गया है और मल्टी फेस्टेड ऑब्जेक्टिव हैं। उसमें क्रिएशन ऑफ न्यू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सपेंशन अपग्रेडेशन है एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से चल रहे हैं उनको अपग्रेड करना है, और उसके साथ-साथ जो वोकेशनल जो आपने जो पहले कोर्सेज़ चल रहे हैं उनके साथ-साथ कुछ हद तक वोकेशनल कोर्सेज़ को भी ऐड करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, अगले फेजेज़ के अंदर। स्ट्रैटेजिक फंडिंग, द स्कीम स्ट्रैटेजिकली एलोकेट्स फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद सेंट्रल फंडिंग being outcome of the dependent or following established norms. Fund flows mechanism, funds are channeled from central ministry through the state government, union territories, and fund flows mechanism, uske baad you're ultimately reaching the identifying institution. The funding process is based on critical appraisal of the state higher education plans. अब क्या है इसके अंदर? पीएम उषा places significant emphasis on improving the quality of teaching and learning processes. The goal is to produce graduates, postgraduates, PhDs who are not only employable but also competitive in their respective field. The program primarily targets state higher education institutions, drawing upon best practice from college and universities across the nation to uplift the overall quality of education. As the scheme advocates strategic funding, outcome-driven measures, and a heightened focus on research and quality education, PM Usha emerges as transformative force on shaping the landscape of higher education. कुल मिला के हायर एजुकेशन के लेवल के अंदर इंप्रूवमेंट है, और इंप्रूवमेंट की कैटेगरीज में क्या क्या स्टेजेस क्या क्या हैं? Ensure adequate opportunity for socially deprived communities, women, minority, SC, ST, OBC, स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो इन सबको एडवांटेज रहेगा इसके अंदर। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, सबको मौका मिलना चाहिए। इनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किलिंग एंड वोकेशनलाइजेशन, जिसको हमने डिस्कस किया कि पीएम उषा स्कीम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वोकेशनल कोर्सेज को ऐड करना, ताकि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर आने वाला ग्रेजुएट है वो सिर्फ डिग्री लेके नहीं बाहर, उसके हाथ में कुछ स्किल भी होना चाहिए, नहीं तो अपना काम कर सके, सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट ना रहे। प्रोवाइडिंग बेटर हॉस्टल फैसिलिटीज इन रिमोट एरियाज, जहां जहां बच्चे नहीं पढ़ सकते, शहरों में नहीं आ सकते, उन एरियाज में हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। एस्टैब्लिशिंग न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो बहुत दूर दूर तक सरकारी हॉस्पिटल सरकारी कॉलेजेस नहीं है, तो जहां हो सके वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज एस्टैब्लिश करो। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन, फोकसिंग ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंक्लूडिंग कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज फील्ड ऑफ द एजुकेशन। तो वोकेशनल कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज और उसके साथ कॉमर्स फील्ड, सारी फील्ड के साथ साथ उनमें कुल मिला के एजुकेशन की एनहेंसमेंट है, ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके, सिर्फ वो डिग्री होल्डर नहीं हो, वोकेशनल कोर्सेज हो, जहां तक हो सके वोकेशनल कोर्सेज भी ऐड किए जाएं इसके अंदर। देन उसके बाद इसके बाद एक न्यूज़ बची है, आपके सब्जेक्ट में आज है भी नहीं, आज हमारी लिस्ट में है भी नहीं थी, तो हम इसको न्यूज़ को कल करेंगे। तो ये चाइना का बीआरओ प्रोग्राम है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, और उसमें इटली ने अपने स्टेप बैक ले लिए हैं। तो हम लोग कल करेंगे, इस न्यूज़ को हम लोग कल करते हैं। इसमें कुछ थोड़ी टेक्निकल इश्यू आया है शायद, तो देखिए कल तक रिज़ॉल्व कर लेंगे ये। तो ये न्यूज़ आज थी भी नहीं, हमारे सब्जेक्ट में भी नहीं थी, इसमें आज के प्रोग्राम में थी भी नहीं। तो एक न्यूज़ बची है वो, और कुछ और जोड़ के हम लोग कल करंट अफेयर में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आज इतना ही करते हैं फिर। एक ही न्यूज़ है बेटा बची, उसको कल बाकी की न्यूज़ के साथ हम जोड़ के कर लेंगे। ठीक है? तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। शायद फाइल हैवी होगी, उसकी वजह से ऐसा है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग।